हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ्स बाय शंकर सर में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलीगन यानी कि बहुभुज। ये जो टॉपिक है एडवांस मैथ का टॉपिक है, बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है। अगर पेपर पॉइंट से बात की जाए बहुभुज की, पॉलीगन की, तो यहाँ से आपको मिनिमम एक क्वेश्चन देखने को मिलता है और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आजकल मोस्टली हर एक एग्ज़ाम में आपको इस चैप्टर से एक क्वेश्चन तो देखने को ही मिलेगा, ठीक है। बैंक को छोड़ कर, क्योंकि बैंक में एडवांस में तो आते ही नहीं है, ठीक है। तो मोस्टली हर एक एग्ज़ाम में आपको यहाँ से एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। कुछ कई बार ऐसे भी हो सकते हैं आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएँ, ठीक है। चाहे वो स्टेट लेवल का पेपर हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का पेपर हो, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है इसको हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, जैसे कि हम हर एक टॉपिक को पढ़ते हैं। यदि आपने इस टॉपिक को 2.5 से 3 घंटे दे दिया टाइम, यदि आप इस टॉपिक को 2.5-3 घंटे आप दे देते हैं तो इस टॉपिक से आपके 1 से 2 नंबर क्लियर हो जाते हैं। जी हाँ, क्योंकि ये टॉपिक में ऐसे कोई क्वेश्चंस हैं ही नहीं, बहुत ज़्यादा ऐसे कोई टफ क्वेश्चंस बनते ही नहीं हैं जो आपसे ना बने, ठीक है। तो इसमें यदि आपने इसको पढ़ लिया है, सही से पढ़ लिया है एक बार, तो 100% आपसे पेपर में बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आएंगे जो आपसे ना बने। अब आते हैं टॉपिक की तरफ, लेकिन टॉपिक में स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला तो क्वेश्चंस मन में यही उठता है कि आखिर पॉलीगन यानी बहुभुज क्या है। तो पहले बहुभुज की डेफिनेशन समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो पॉलीगन बहुभुज क्या है, मैं आपको बोल देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। 3 या 3 से अधिक भुजाओं द्वारा 3 या 3 से अधिक भुजाओं द्वारा एक घिरी बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। 3 या 3 से अधिक भुजाओं द्वारा घिरी एक बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर विथ 3 or more sides। पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर विथ 3 or more sides, यानी पॉलीगन में 3 या 3 से अधिक भुजाएं होनी चाहिए, ठीक है। 3 या 3 से अधिक भुजाओं द्वारा घिरी एक बंद आकृति बहुभुज कहलाती है पॉलीगन, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन से ही स्पष्ट है कि इस पॉलीगन बहुभुज में मिनिमम कितनी भुजाएं होनी चाहिए। तो आप कहोगे सर 3, मिनिमम 3 साइड्स होनी चाहिए, 3 भुजाएं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही है 3 या 3 से अधिक भुजाओं द्वारा घिरी बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। तो मिनिमम 3 साइड्स यानी 3 भुजाएं होनी चाहिए। और 3 भुजाओं वाला जो बहुभुज होता है, पॉलीगन होता है, वो क्या होता है आपका, एक त्रिभुज होता है, ट्रायंगल। कितने भुजाएं इसमें, 3 भुजाएं हैं। क्या आप 2 भुजाओं को लेकर के एक बंद आकृति पा सकते हैं? जी नहीं, 2 भुजाओं से कभी भी एक बंद आकृति नहीं बनती है, इसलिए इसमें मिनिमम 3 भुजाएं होती हैं। हमें चाहिए एक बंद आकृति, क्लोज्ड फिगर, तो 3 भुजाएं मिनिमम होती हैं। और 3 भुजाओं वाला जो होता है पॉलीगन क्या होता है, त्रिभुज होता है। लेकिन यदि मैक्सिमम की बात की जाए कि मैक्सिमम कितनी भुजाएं हो सकती हैं, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, यानी कि इनफाइनाइट मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, उसमें इनफाइनाइट भुजाएं होती हैं। क्योंकि 3 भुजाओं वाले को हम त्रिभुज बोलते हैं, 4 भुजाओं वाले को चतुर्भुज बोलते हैं, 5 भुजाओं वाले को पंचभुज और 6 भुजाओं वाले को षटभुज बोलते हैं। इसी प्रकार ये क्रम चलता रहता है और कोई लिमिट नहीं है। तो जो मैक्सिमम साइड्स का, जो इनफाइनाइट्स भुजाओं का जो पॉलीगन होता है, वो होता है आपका एक सर्कल, यानी कि वृत्त। इस सर्कल में इनफाइनाइट भुजाएं हैं, कोई काउंट नहीं कर सकता कितनी भुजाएं हैं, ठीक है। तो मिनिमम जो भुजाएं हैं, मिनिमम साइड्स का जो होता है वो होता है ट्रायंगल, एक त्रिभुज। जो मैक्सिमम साइड्स का होता है वो होता है एक सर्कल, आपका वृत्त। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब आते हैं कि पढ़ते हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं पॉलीगन के टाइप। अब देखते हैं पॉलीगन के टाइप, पॉलीगन कितने टाइप के होते हैं। तो जो बहुभुज है आपका पॉलीगन, ये 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका रेगुलर पॉलीगन, एक होता है इरेगुलर पॉलीगन, ठीक है। जो रेगुलर पॉलीगन होता है इसे बोलते हैं नियमित या समबहुभुज। कहीं कहीं पेपर में आपको नियमित बहुभुज लिखा मिलेगा, कहीं कहीं आपको समबहुभुज मिलेगा, ठीक है। दोनों चीज़ आपको याद रखना है। और दूसरा आपका होता है इरेगुलर, यानी कि अनियमित या कि फिर विषम बहुभुज। लेकिन हम अपने टॉपिक की बात करें, हम अपने पेपर पॉइंट से बात करें, तो जो इस समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम चल रहे हैं उनमें केवल सिलेबस में रेगुलर पॉलीगन है, यानी कि हमको केवल रेगुलर पॉलीगन पढ़ना है। सम बहुभुज यानी कि नियमित बहुभुज हमको इरेगुलर
पॉलीगन बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारे जो सिलेबस है, हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का कोई भी पेपर हो जो इस समय हो चल रहे हैं, सभी में केवल आपको रेगुलर पॉलीगन ही देखने को मिलता है। इरेगुलर पॉलीगन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम केवल पढ़ेंगे नियमित बहुभुज, सम बहुभुज। लेकिन दोनों के पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं कि रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन होते क्या हैं। तो रेगुलर पॉलीगन की जो डेफिनेशन वो ये है कि ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, इक्वल हो यानी कि बराबर हो। ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों वो कहलाता है आपका सम बहुभुज। नाम से ही देखो पता चलता है सम और विषम यानी नियमित और अनियमित। तो ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों नियमित बहुभुज कहलाएगा यानी रेगुलर पॉलीगन। और ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर ना हो यानी कि असमान हो इरेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। ठीक है, अनियमित बहुभुज या विषम बहुभुज। तो मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने लिया एक त्रिभुज, ये त्रिभुज ए बी और सी, ठीक है। यदि मैं इसके तीनों भुजाएं आपस में कर दूं बराबर, ये तीनों भुजाएं आपस में क्या हो जाएं, बराबर, यानी कि ये भी आपकी 5 सेंटीमीटर की मान लो, ठीक है, ये भी आपकी 5 की और ये भी आपकी 5 की। तीनों भुजाएं जब आपस में बराबर हो गई तो कौन सा बहुभुज कहला गया, रेगुलर बहुभुज यानी कि नियमित। ठीक है, तो ये आपका हो गया रेगुलर पॉलीगन। लेकिन यदि मैं इरेगुलर पॉलीगन की बात करूं तो देखो एक दूसरा त्रिभुज में बनाता हूं, ये 3 भुजाओं वाला, ठीक है, मैंने बहुभुज बना लिया ए बी और सी। तो यदि इसकी भुजा 6 है, मान लो इसकी ये 7 है और ये 8 है, तो ये तीनों भुजाएं बराबर नहीं है यानी कि आप समान हैं। तो कौन सा बहुभुज कहला जाएगा, इरेगुलर। ठीक है, अनियमित या विषम बहुभुज। तो ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो एक नियमित बहुभुज कहलाता है, समभुज कहलाता है। और ऐसा बहुभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो इरेगुलर यानी कि अनियमित या विषम बहुभुज कहलाता है। तो अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया हो कि रेगुलर और इरेगुलर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, नाम से ही पता चलता है। अब हम पढ़ते हैं सिर्फ रेगुलर पॉलीगन, यानी कि हमें पढ़ना केवल सम बहुभुज यानी नियमित बहुभुज, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आते हैं रेगुलर पॉलीगन की तरफ। अब हम पढ़ते हैं रेगुलर पॉलीगन के वाले यानी सम बहुभुज। तो सबको पता है, जो मैंने अभी आपको बताया है कि जो कितने से स्टार्ट होता है रेगुलर पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन हो 3 भुजाओं से, सबसे जो मिनिमम साइड्स का जो बहुभुज होता है वो क्या होता है, त्रिभुज होता है। तो देखो 3 भुजा वाले को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। अगर उसमें 4 भुजाएं हो तो क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज। अगर किसी बहुभुज में 5 भुजाएं हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेंटागन। ठीक है, 5 भुजाओं वाला। अगर किसी बहुभुज में 6 भुजाएं हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेक्सागन यानी कि षटभुज। इसमें कितनी भुजाएं हैं, 6 भुजाएं हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही वो हो रही है रेगुलर पॉलीगन के लिए, सम बहुभुज की, नियमित बहुभुज की। तो ये सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रेगुलर पॉलीगन यानी रेगुलर पॉलीगन जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर। तो इसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर। इसी प्रकार इसकी भी 4 भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर, तभी तो रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। सेम उसी प्रकार इसकी भी 5 भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर, पेंटागन की। और इसी प्रकार इसकी भी 6 भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर, क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं रेगुलर पॉलीगन। वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं रेगुलर पॉलीगन कहलाता है। इसी प्रकार 7 भुजाओं वाला होता है, 8 भुजाओं वाला होता है, 9 और 10, ये कोई लिमिट नहीं, आगे बढ़ता रहता है। तो मैं अब आपके सामने स्क्रीन पर लगा देता हूँ, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर आ भी गया होगा। अब यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ, त्रिभुज दिया हुआ और लास्ट तक दिया हुआ 10 भुजाओं तक। ठीक है, 10 भुज तक दिया गया है। तो आपको 10 भुजाओं से ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है, 10 तक पढ़ लिया बहुत है। तो 3 भुजाओं वाले को हम त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, ट्रायंगल 4 भुजाओं वाले को हम चतुर्भुज बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल 5 भुजा वाले को हम पंचभुज बोलते हैं, पेंटागन। 6 भुजाओं वाले को हम षटभुज बोलते हैं, हेक्सागन। 7 भुजा वाले को हम बोलते हैं सप्तभुज, हेप्टागन। 8 भुजा वाले को ऑक्टागन, यानी इसमें 8 भुजा होती है। 9 भुजा वाले को नोनागन और 10 भुजा वाले को हम बोलते हैं डेकागन। ठीक है, तो आपको इससे ज़्यादा पढ़ने भी नहीं है, तो आपको ये नॉलेज मिल गया होगा। अब आपको सही से दिख रहा होगा मेरे साइड में, तो आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक कर या स्क्रीनशॉट लेकर के। तो 10 भुजा हमने पढ़ लिया, ये बहुत है। अब आते हैं थोड़ा और अगले नए कंसेप्ट की तरफ।
अब पढ़ते हैं एंगल के बारे में। एंगल को थोड़ा समझते हैं। एंगल यानी कोण, एंगल यानी कोण। तो आप सब जानते हो कि एंगल दो प्रकार के होता है, एक होता है इंटीरियर एंगल, एक होता है एक्सटीरियर एंगल यानी आंतरिक कोण, और दूसरा बाह्य कोण। ये तो सबको पता है, ठीक है। एक होता है इंटीरियर यानी आंतरिक कोण, आंतरिक कोण। एक दूसरा आपका होता है एक्सटीरियर यानी कि बाह्य कोण, बाह्य कोण, ठीक है। बाह्य कोण को बहिष्कोण भी बोल दिया जाता है, बात एक ही है। तो एंगल देखो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटीरियर, एक होता है एक्सटीरियर। आंतरिक कोण और बाह्य कोण ये क्या होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने कोई ट्रायंगल बनाया यानी त्रिभुज बनाया, ये त्रिभुज, ठीक है। डायग्राम पर मत जाना, सही से आता नहीं है, ठीक है। तो हमने कोई क्या बनाया, ट्रायंगल बनाया, त्रिभुज। त्रिभुज में यदि मैं आंतरिक कोण की बात करूँ तो देखो ये आपका क्या है, एक आंतरिक कोण, ये भी क्या है आंतरिक कोण, और ये भी क्या है आंतरिक कोण, इंटीरियर एंगल। लेकिन यदि एक्सटीरियर एंगल की बात की जाए, बाह्य कोण की बात की जाए, तो आप इसकी भुजा को यदि आप आगे बढ़ा दोगे कुछ इस प्रकार से, तो ये जो कोण बनता है ये कहलाता है आपका बाह्य कोण, ठीक है। आप इस भुजा को आप आगे बढ़ा दोगे इस प्रकार से, तो जो ये एंगल बना ये बना आपका बाह्य कोण। और आप इस भुजा को यदि आप इस साइड आगे बढ़ा दोगे तो ये जो एंगल बना ये क्या बना, बाह्य कोण। तो ये अंदर वाले कहलाते हैं आंतरिक कोण, और ये बाहर वाले कहलाते हैं आपके बाह्य कोण। तो यहाँ से एक नया कंसेप्ट निकल के आता है जो बनना बहुत ज़रूरी है, ये हमारा क्वेश्चंस में भी यूज भी होगा, ठीक है। तो कंसेप्ट ये निकल के आया कि पॉलीगन विथ n साइड्स। कोई पॉलीगन हो, बहुभुज हो, n भुजाओं वाला, ठीक है, विथ n साइड्स, उसमें n भुजाएं हैं, तो उसमें वर्टेक्स भी कितने होंगे, n ही होंगे। वर्टेक्स का मतलब होता है शीर्ष, वर्टेक्स का मतलब होता है शीर्ष, ठीक है। वर्टेक्स मतलब होता है शीर्ष, और शीर्ष क्या कहलाता है, ये देखो एक शीर्ष ये हुआ, दूसरा शीर्ष ये हुआ, और तीसरा शीर्ष ये हुआ, ये कहते हैं वर्टेक्स। तो अगर उसमें n भुजाएं हैं पॉलीगन में, तो वर्टेक्स यानी शीर्ष भी कितने होंगे, n ही होंगे। देखो यहाँ पर कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3, 3 भुजाएं हैं, तो शीर्ष भी कितने हैं, वर्टेक्स 1 2 3। तो n भुजाएं हैं तो n भी क्या होंगे, वर्टेक्स होंगे। सेम उसी प्रकार इंटीरियर यानी इंटीरियर एंगल भी n ही होंगे, आंतरिक कोण भी n होंगे। यहाँ पर कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं, तो आंतरिक कोण भी कितने हैं, 3 हैं, 1 2 3, यानी कि n साइड्स होंगे तो इंटीरियर एंगल भी कितने होंगे, n होंगे। इसी से हमें एक और कंसेप्ट निकल के आता है कि वहाँ पर एक्सटीरियर एंगल भी कितने होंगे, n ही होंगे, क्योंकि एक इंटीरियर एंगल के साथ एक एक्सटीरियर एंगल बनता है। जब n इंटीरियर है तो n भी, बाह्य कोण भी कितने होंगे, n ही होंगे। एक इंटीरियर एंगल के साथ एक एक्सटीरियर एंगल बनता है। यदि इंटीरियर एंगल n है तो n क्या होंगे, बाह्य कोण भी होंगे। तो यदि n साइड्स हैं तो उसमें n वर्टेक्स भी होंगे, n आंतरिक कोण भी होंगे, n बाह्य कोण भी होंगे। साथ ही साथ यदि हम इस आंतरिक कोण को इस बाह्य कोण को आपस में जोड़ दें, यदि इस आंतरिक कोण इस बाह्य कोण को आपस में जोड़ दें तो कितने का एंगल बनेगा, 180 यानी 180 का। यानी कि एक और कंसेप्ट निकल के आया कि इंटीरियर एंगल प्लस का एक्सटीरियर एंगल बराबर कितना, 180, यानी आंतरिक कोण और बाह्य कोण दोनों का सम टोटल कितना होता है, 180। तो ये था हमारे कंसेप्ट निकल के आए। ये जो कंसेप्ट जितने भी लिखे हुए हैं सभी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं, अभी सभी का यूज होगा क्वेश्चंस में, तो इनको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, सभी का यूज होगा क्वेश्चंस में, तो वहाँ पर आपको इनका जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो यदि पॉलीगन है n साइड्स वाला तो उसमें वर्टेक्स भी n होंगे, इंटीरियर एंगल भी n होंगे, एक्सटीरियर एंगल भी n होंगे, और दोनों का सम इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम कितना होगा, 180। क्योंकि देखो एक रेखा, कोई रेखा हो, एक रेखा, उस पर कितने का एंगल बनता है, 180 का बनता है। सेम वहाँ यहाँ पर कितने का बना है, 180 का बन रहा है। तो यदि एक आंतरिक कोण को और एक बाह्य कोण को जोड़ेंगे तो उनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो ये था कुछ कंसेप्ट जो हमारे क्वेश्चंस में यूज होने वाला है। आते हैं थोड़ा नेक्स्ट की तरफ।
अब मैं आपके सामने जो पढ़ाने जा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर इसी से बेस्ड है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। आपके सामने एक चार्ट बना हुआ है, चार्ट आपको दिख रहा होगा, ये मैंने कुछ फार्मूले लिख रखे हैं, ये पूरे चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं। पूरा चैप्टर इसी से रिलेटेड है, इसी पर बेस्ड है, इन फार्मूलों से, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है जो मैंने आपके सामने बना रखी है, ठीक है। तो इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना, या आप वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। लेकिन नोट करना है, याद करना है, चीज़ों को समझना है, ठीक है। इसके बाहर कुछ भी नहीं है, ये पूरे चैप्टर का जड़ है, ये मेन जड़ है पूरे चैप्टर का, पूरा चैप्टर जिससे बेस्ड है, ठीक है। मैं इतना फोर्स कर रहा हूँ यानी कि आप समझ गए होंगे कि ये ही पूरे चैप्टर में यही है और यही यूज़ होने वाला है, ठीक है। मान लिया जाए कि इसके पहले जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है वो कुछ समझ में नहीं आया, या कि फिर इसके बाद जो अभी पढ़ाने जा रहा हूँ वो भी कुछ समझ में नहीं आया है, क्योंकि मैं जो इसके बाद पढ़ाने जा रहा हूँ मैं इन्हीं फार्मूलों का प्रूफ बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इन्हीं का प्रूफ बताने जा रहा हूँ, लेकिन प्रूफ से हमें कोई मतलब नहीं है, ना पेपर में आता है, ना ही कंपटीशन में कोई उसका मतलब है, लेकिन नॉलेज के लिए मैं इन फार्मूलों का मैं आपको प्रूफ भी बताऊँगा, ठीक है। तो सपोज मान लिया जाए कि आपको इसके पहले जो मैंने पढ़ा है वो कुछ समझ में नहीं आया, इसके बाद जो इनके प्रूफ बताने जा रहा हूँ वो भी कुछ समझ में नहीं आए, लेकिन फिर भी आपका चैप्टर बन जाएगा यदि आपने ये फार्मूलों को याद कर रखा है। तो इन फार्मूलों को आप याद कर लीजिएगा, पूरा चैप्टर इसी से बेस्ड है। तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, एंगल हम जानते हैं कि एक होता है इंटीरियर, एक होता है एक्सटीरियर एंगल, आंतरिक कोण और बाह्य कोण। इंटीरियर एंगल को हम आई द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे और एक्सटीरियर एंगल को हम ई द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे पूरे चैप्टर में, ठीक है। और हम ये अभी हमने ये भी देखा है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों को जोड़ने पर कितना सम बनता है, 180 डिग्री का, ठीक है। देखो, अब ये तो मैंने दो फार्मूले लिख रखे हैं, ये लिख रखे हैं इंटीरियर एंगल की कंडीशन में दो फार्मूले, और ये मैंने जो दो फार्मूले लिख रखे हैं ये लिख रखे हैं एक्सटीरियर एंगल की कंडीशन में, ठीक है। दो फार्मूले इंटीरियर एंगल के हैं, दो फार्मूले एक्सटीरियर एंगल के हैं, और एक फार्मूला है जो दोनों में काम करेगा, इंटीरियर हो चाहे एक्सटीरियर हो, वो विकर्णों की संख्या वाला। तो दो फार्मूले इंटीग्रल के, दो फार्मूले एक्सटीरियर एंगल के, बाह्य कोण के, और एक फार्मूला है जो दोनों में अप्लाई होगा। तो मैं फार्मूलों को आपको समझा देता हूँ। इंटीरियर एंगल की कंडीशन में पहला फार्मूला है, देखो इसका मतलब है इंटीरियर एंगल, और ये साइन होता है सम का, इसे बोलते हैं समेशन या कि फिर सिग्मा। इसका मतलब होता है सम यानी कि जोड़। तो सभी आंतरिक कोणों का जोड़ यानी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सभी आंतरिक कोणों का योग का जो फार्मूला होता है वो होता है n-2 इंटू 180। यहाँ पर जो आपका n है ना, वो n बराबर है नंबर ऑफ साइड्स यानी कि भुजाओं की संख्या, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स, n का मान होता है नंबर ऑफ साइड, भुजाओं की संख्या। तो यदि सभी आंतरिक कोणों का मान आपसे पूछा जाए तो आप फार्मूला आप अप्लाई कर देते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री। n है भुजाओं की संख्या जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, या कि फिर एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू पूछी जाए, केवल एक इंटीरियर एंगल बोला जाए तो सेम फार्मूला बस बट्टे में क्या आता है, n आता है। n-2 इंटू 180 डिग्री बट्टे में n, बाकी दोनों सेम है, बस बट्टे में n आएगा यदि आप एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू निकाल रहे हो। तो ये दो फार्मूले हैं इंटीरियर एंगल के, दो फार्मूले हैं आपके बाह्य कोण के यानी कि बाह्य कोण के। तो सेम उसी प्रकार सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सभी बाह्य कोणों का योग यदि आपसे पूछा जाए तो वो होता है 360 डिग्री। ये फिक्स होता है, कोई भी पॉलीगन हो, चाहे वो 3 भुजाओं वाला हो, चाहे 4 भुजाओं वाला हो, चाहे 5 भुजाओं वाला हो, कितनी भी भुजाएं क्यों ना हो, लेकिन उसके सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये फिक्स होता है, कभी नहीं चेंज होता है। मैं आपको इसका प्रूफ भी बता दूंगा, थ्योरेटिकल प्रूफ भी बताऊंगा, साथ में प्रैक्टिकली प्रूफ भी बताऊंगा, दोनों प्रकार से प्रूफ बताऊंगा, ठीक है। तो सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। और दूसरा फार्मूला होता है यदि एक बाह्य कोण का मान पूछा जाए, यदि एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आपसे पूछी जाए तो 360 बटे में n होता है नंबर ऑफ साइड, भुजाओं की संख्या। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दो फार्मूले इंटीरियर एंगल के हैं, दो फार्मूले एक्सटीरियर एंगल के हैं, दोनों में पहले में है आपको उनका सम निकालना है, टोटल ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल या टोटल ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। और एक यदि आपको एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू पूछी जाती है तो आप इस फार्मूले को अप्लाई करोगे, या आपसे एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू पूछी जाती है तो आप इसको अप्लाई करोगे, ठीक है। और ये जो
5वें नंबर का जो ये फार्मूला है ये दोनों में अप्लाई हुआ है। ये होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स यानी विकर्णों की संख्या। यदि आपसे विकर्णों की संख्या पूछी जाती है तो उसका फार्मूला है n(n-3/2) n(n-3/2). तो यहाँ से आपके निकल गए विकर्णों की संख्या। और ये आपको पता है कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम कितना होता है 180। तो ये 5 फार्मूले हैं जो आपको माइंड में सेट करके रखने हैं। पूरा चैप्टर इसी से बेस्ड है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, जब हम क्वेश्चंस करने बैठेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो आप इन फार्मूलों को एक पेज में लिख करके नोट में लिख करके बगल में लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे तो देखना एक भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं होगा जो इन फार्मूलों के बाहर हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं इनका प्रूफ। वैसे प्रूफ प्रूफ से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारे सिलेबस में है भी नहीं, पेपर में कभी आता भी नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए मैं आपको इनके प्रूफ भी बता देता हूँ कि ये 5 फार्मूले कैसे बने हैं। मैं इन सभी का आपको प्रूफ बता देता हूँ, फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं इन सभी फार्मूलों का प्रूफ। वैसे प्रूफ से हमें कोई मतलब नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, लेकिन नॉलेज के लिए हम पढ़ लेते हैं। बहुत ही कम टीचर्स इसको पढ़ाते हैं, मैं आपको पढ़ा देता हूँ, आपसे चीज़ बननी चाहिए। ठीक है, आपको यूनिक बनना है। तो सबसे पहला हम फार्मूला प्रूफ करते हैं आंतरिक कोण वाला। जो आंतरिक कोण का जो पहला फार्मूला था, सभी आंतरिक कोणों का योग बराबर होता है n-2 × 180। हम इसको पहले प्रूफ कर लेते हैं। देखो, तो मैंने आपके सामने एक त्रिभुज बनाया, 3 भुजाओं वाला पॉलीगन बनाया, जो क्या होता है, त्रिभुज होता है। इसके तीनों आंतरिक कोण क्या है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 180। तो क्या लिख दिया हमने 180 डिग्री। तो ये तो हुई त्रिभुज की बात। ठीक है, तो 180 को देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 × 180। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया 1 × 180। आते हैं 4 भुजाओं वाले में। ऐसा पॉलीगन जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, ये तो एक हमने ऐसा बहुपद बनाया, बहुभुज पॉलीगन जिसमें कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं। यदि हम इसको बीच से एक विकर्ण डाल दें, विकर्ण, ठीक है, ये यहाँ से विकर्ण जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो 2 त्रिभुज बन गए। एक त्रिभुज ये बना और एक त्रिभुज ये बना। तो इस वाले त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोण क्या होंगे, ये वाले होंगे ये, और इन तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। लेकिन हम इस वाले त्रिभुज की बात किया जाए तो इसके तीनों आंतरिक कोण ये वाले होंगे ये, और इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो इस पूरे चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना हो जाएगा, तो 180 + 180 यानी कि 2 × 180 टोटल हो गया। 5 भुजाओं वाले पर आते हैं। एक हमने लिया 5 भुजाओं वाला, ये, इसमें कितनी भुजाएं हैं, 5 भुजाएं हैं। यदि हम इसमें विकर्ण डालें, देखो एक ये और एक ये, तो इसमें कितने त्रिभुज बन गए, आप बोलोगे सर 3 त्रिभुज बने, 1 2 3। तो यहाँ तो इस वाले त्रिभुज में तीनों आंतरिक कोणों का कितना होगा 180, एक ये एंगल, एक ये एंगल, एक ये एंगल। इस वाले त्रिभुज में इन तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होगा 180, और इस वाले त्रिभुज में इन तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, तो आपको होगा सर 180। तो 180 180 180 यानी सभी आंतरिक कोणों का योग यदि इसमें देखा जाए तो हम क्या कहेंगे 3 × 180 डिग्री। आते हैं 6 भुजाओं वाले पर। देखो 6 भुजाओं वाले यदि हम बनाते हैं बहुभुज, इसमें कितनी भुजाएं हों, 6 भुजाएं हों। ये अब इसके यदि हम विकर्ण डालते हैं तो देखो एक विकर्ण ये डला, 2 3, इसमें कितने त्रिभुज बन गए 4 त्रिभुज बने, 1 2 3 4। तो इस वाले त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होगा 180, इस वाले त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होगा 180, इसका भी सभी आंतरिक कोणों का योग 180 और इसके भी सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होगा 180। ठीक है, तो यदि हम इस पूरे जो 6 भुजाओं वाला बना हमारा षटभुज, इसके सभी आंतरिक कोणों का योग यदि हम निकालें तो कैसे लिखेंगे
इनको सभी को आपस में जोड़ देंगे, यानी कि 4 गुणे 180, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो देखो इस एक का मतलब है, एक को हम लिख सकते हैं, इस एक को हम लिख सकते हैं 3 - 2 इंटू 180। तो 3 - 2 क्या आएगा 1, और 3 का मतलब है इसमें कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं। इसको देखो, इस 3 को हम लिख सकते हैं 5 - 2 इंटू 180। 5 का मतलब क्या है, कितनी भुजाएं हैं इसमें, 5 भुजाएं हैं। इस 2 को लिख सकते हैं 4 - 2, क्योंकि इसमें कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं, तो 4 - 2 इंटू 180। सेम उसी प्रकार यहाँ पर कितनी भुजाएं, 6 भुजाएं हैं, तो 4 को हम लिख सकते हैं 6 - 2 इंटू 180। तो यहीं से हमारा निकल आता है प्रूफ। देखो हमारा फार्मूला क्या था, n - 2 इंटू 180। देखो 180 - 2 तो सभी में है, 180 - 2 तो सभी में है, इतना पार्ट तो सभी में है। अब आता है ये वाला पार्ट। तो देखो 3 का मतलब है भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स। कितनी भुजाएं हैं, 3। कितनी भुजाएं इसमें, 5, तो 5। 6 भुजाएं तो 6, 4 भुजाएं हैं तो 4। यानी कि अगर किसी पॉलीगन में n भुजाएं होंगी तो यहाँ पर क्या होगा n, यानी कि n - 2 इंटू 180। यानी कोई पॉलीगन हुआ, इन आ पॉलीगन विथ n साइड्स। यदि कोई ऐसा पॉलीगन हुआ, बहुभुज हुआ जिसमें n साइड्स हैं, तो उन सभी आंतरिक कोणों का योग, क्या होगा, n - 2 इंटू 180। n साइड्स है तो n 5 होती हैं तो 5, 3 होती हैं तो 3, और -2 इंटू 180। तो ये हमारा फार्मूला प्रूफ हो गया, पहला नंबर का फार्मूला इंटीरियर एंगल में। यहीं से हम दूसरा फार्मूला भी प्रूफ कर लेते हैं। ये तो सभी आंतरिक कोणों का योग हमने निकाला। अगर एक आंतरिक कोण निकालना हो तो क्या कर देते हैं, बटे में n। यदि एक आंतरिक कोण निकालना हो तो n - 2 इंटू 180 और बटे में क्या कर देंगे, n कर देंगे। ये हमारा दूसरा भी प्रूफ निकल आएगा, दूसरे नंबर का प्रूफ ये हमारा हो गया। ठीक है, तो बटे में n क्यों करते हैं, देखो यदि मैं आपसे कहूँ कि 5 इंटीरियर एंगल का सम कितना है, 5 इंटीरियर एंगल का सम कितना है 100 डिग्री, तो एक इंटीरियर एंगल कितना होगा, तो आप पूछ सर एक इंटीरियर एंगल होगा 100 बटे में 5, ऐसा ही कहोगे। अगर 5 इंटीरियर एंगल 100 के बराबर है तो एक इंटीरियर एंगल कितना होगा, बटे में 5, यानी कितना निकल आएगा आपका 20। यानी ये चीज़ आपकी बटे में आ जाएगी। तो यहाँ पर कितने इंटीरियर एंगल हैं, यहाँ पर n इंटीरियर एंगल हैं, तो बटे में क्या आ गया, n आ गया। तो ये आपका दूसरे नंबर का भी फार्मूला निकल आएगा। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं देखो रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, समबाहुभुज, यहाँ पर सभी जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, आपस में बराबर। तो यहाँ पर देखो n साइड्स हैं तो बटे में क्या आ जाएगा n, जैसे वहाँ 5 था तो बटे में 5। तो ये हमारा पहला प्रूफ था, ये हमारा दूसरा प्रूफ था। अभी 3 फार्मूले और बचे हैं, हम उन तीनों को भी देख लेते हैं। अब आते हैं एक्सटीरियर एंगल के फार्मूले पर। एक्सटीरियर एंगल का जो पहला फार्मूला था कि सभी बाह्य कोणों का योग बराबर कितना होता है 360, तो हम उसको प्रूव करते हैं। देखो एक्सटीरियर एंगल का जो पहला फार्मूला था उसको प्रूव करते हैं। तो मैंने एक पॉलीगन बनाया, यानी कि बहुभुज। और इसमें कितनी साइड्स हैं, n साइड्स। मैंने एक पॉलीगन बनाया, बहुभुज बनाया, इसमें n साइड्स हैं, ठीक है, n साइड्स हैं, n भुजाएं हैं। देखो ये इसका क्या बना, आंतरिक कोण। लेकिन इस भुजा को आप आगे बढ़ा दोगे तो ये क्या बनेगा, उसका बाह्य कोण। सेम उसी प्रकार ये इसका क्या, देखो आंतरिक कोण। इस भुजा को आप आगे बढ़ा दोगे तो ये यहाँ पर क्या बनेगा, आपका बाह्य कोण। इसको आप आगे बढ़ा दोगे तो ये था आंतरिक कोण और ये क्या बनेगा, आपका बाह्य कोण। ये इसका आंतरिक कोण है, आप इसको आगे बढ़ा दोगे तो ये करेगा आपका क्या, बाह्य कोण। यानी कि ये आपका ये वाला बाह्य कोण है, ये आपका बाह्य कोण है, ये और ये, ठीक है। हमको पता है अगर किसी पॉलीगन में n
इंटीरियर एंगल हैं तो n एक्सटीरियर एंगल भी होंगे। जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही आंतरिक कोण होते हैं, उतने ही क्या होते हैं, बाह्य कोण होते हैं। तो यदि इसमें n साइड्स हैं, n भुजाएं हैं तो n आंतरिक कोण होंगे और n क्या होंगे, बाह्य कोण होंगे। तो हमें पता है यदि एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल की बात की जाए तो इनका योग कितना होता है, इनका योग होता है 180 डिग्री। एक आंतरिक कोण और एक बाह्य कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पर तो n आंतरिक कोण है और n बाह्य कोण है, n आंतरिक कोण है और n ही बाह्य कोण है। तो इन सभी का इन सभी आंतरिक कोणों का योग हमें निकालना है, साथ ही साथ हमें सभी बाह्य कोणों का योग निकालना है। इसमें जितने भी हैं सभी n आंतरिक कोणों का योग और सभी n बाह्य कोणों का योग की बात की जाए तो यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा, n का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, n आंतरिक कोण और n बाह्य कोणों का योग बराबर n इंटू 180। देखो इसका फार्मूला हमें पता है, इसका फार्मूला हमें पता है क्या होता है, n-2 इंटू 180 प्लस का, इसको वैसे ही लिख दो क्योंकि हमको इसको प्रूव करना है, इंटू n इंटू 180 डिग्री। इसको आप ओपन कर दो, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आपका यहाँ बनेगा n इंटू 180 माइनस का क्या बनेगा, 180 इंटू 2 क्या बनेगा, 360 डिग्री प्लस का सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 1 इंटू 180 डिग्री। देखो n इंटू 180 से आपका ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये बचा 360, ये यहाँ माइनस का उस साइड जाके क्या बनेगा, प्लस का बनेगा। ठीक है, तो यानी कि आपका मिलेगा सभी बाह्य कोणों का योग बराबर 360। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, सभी बाह्य कोणों का योग बराबर 360। तो ये तो सभी बाह्य कोणों का योग है। लेकिन अगर हम एक बाह्य कोण निकालें तो क्या कर देंगे, बटे में n, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमें केवल चाहिए एक बाह्य कोण। एक बाह्य कोण का मान क्या हो जाएगा, 360 डिग्री बटे में n, 360 बटे में n। तो ये हमारा प्रूफ निकल गया दूसरा। तो ये था बाह्य कोण का जो हमने पहला फार्मूला लिखा था और ये जो दूसरा फार्मूला लिखा था। तो दोनों फार्मूले हमने ये प्रूव कर लिए। अब हमारा सिर्फ एक ही फार्मूला बचा हुआ है, विकर्ण वाला, नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो उसको भी देख लेते हैं, इसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। एक चीज़ याद रखना, कोई भी पॉलीगन्स हो, चाहे वो 3 भुजाओं वाला, चाहे वो 4 भुजाओं वाला, चाहे वो 5 भुजाओं वाला, सभी में बाह्य कोणों का योग फिक्स होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो चतुर्भुज हो, चाहे वो पंचभुज हो या षटभुज हो, कोई भी पॉलीगन हो, सभी में बाह्य कोण का जो योग है, सभी बाह्य कोणों का योग फिक्स होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। लेकिन आंतरिक कोण का मान चेंज होता रहता है, आंतरिक कोण का मान फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो अब आते हैं फार्मूला प्रूव करते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स का, जो लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है, लास्ट प्रूफ। देखो नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए क्या करना है, हमें पता है कि देखो 2 पॉइंट से मिलकर के एक रेखा बनती है। 2 पॉइंट से एक लाइन बनती है, 1 लाइन। लेकिन विकर्ण तो आपको पता होगा ना कि विकर्ण क्या होते हैं। मैंने जैसे कि एक डायग्राम बनाया षटभुज का, ये क्या है, षटभुज है। तो विकर्ण होता है, जैसे कि हमको यहाँ से कोई विकर्ण डालना है तो एक वर्टेक्स को छोड़कर अगले वर्टेक्स पर डाला जाता है, ये कहलाता है आपके विकर्ण। एक को छोड़कर अगले वर्टेक्स पर डालो तो ये आपस में इनको मिला दो, तो ये बना हमारा विकर्ण। इसको छोड़कर अगले वर्टेक्स को मिला दो, ये एक बना हमारा विकर्ण, और एक ये बना हमारा विकर्ण। ठीक है, एक को छोड़कर जो आप मिलाते हैं, एक हो, दो है, तो ये कहलाते हैं हमारे क्या, विकर्ण। तो हमको प्रूव करना है नंबर ऑफ डायगोनल्स का फार्मूला। तो देखो 2 पॉइंट से मिलकर के एक लाइन बनती है। हम सबको पता है कि 2 पॉइंट को यदि आपस में मिला देते हैं तो एक रेखा बनती है। तो टोटल कितनी लाइन बनेगी, टोटल लाइन की बात की जाए तो बनेगी NC2। इसके लिए कॉम्बिनेशन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो यदि हम टोटल लाइन की बात की जाए तो क्या बनेगा, NC2। ठीक है, यदि n पॉइंट हैं, इफ़ देयर आर
n पॉइंट, 2 पॉइंट से एक रेखा बनती है, और यदि n पॉइंट हो तो कितनी रेखाएं बनेंगी, NC2। NC2 हमें चाहिए नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स, विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स यानी विकर्णों की संख्या। तो देखो टोटल में से, टोटल क्या है NC2, टोटल में से हम माइनस कर देंगे n, n का मतलब है नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या। जो हमने टोटल लाइन निकाला है NC2, ये टोटल लाइन में ये भुजाओं की संख्या भी है, ये भुजाओं की संख्या है, प्लस ये विकर्णों की संख्या भी है, यानी इसमें कि जो नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ विकर्ण दोनों ऐड हैं। टोटल लाइन निकालने का मतलब है कि हमने सभी भुजाओं को जोड़ लिया है, साथ में सभी विकर्ण को जोड़ लिया, क्योंकि विकर्ण में भी 2 पॉइंट से एक ही रेखा बनती है। तो हमें चाहिए केवल क्या, विकर्ण। तो हम टोटल में से, यदि हम टोटल में से इस भुजा को, इन भुजा को, नंबर ऑफ साइड्स को यदि माइनस कर देंगे तो क्या निकल आएगा, विकर्ण निकल आएगा। तो टोटल में से, इस पूरे टोटल में से हम भुजा को माइनस कर देंगे तो क्या निकल आएगा, विकर्ण निकल आएगा। तो इसको यदि आप ओपन करते हो तो बनेगा n-1 बटे में 2 माइनस का n। और जब आप इसको पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो आपका निकल आएगा n-3 बटे में 2। तो ये हमारा फार्मूला हो गया नंबर ऑफ डायगोनल्स का, नंबर ऑफ डायगोनल्स का। यही हमको प्रूफ करना था n-3 बटे में 2। तो ये था हमारा 5वां फार्मूला। तो हमने सभी फार्मूले अपने प्रूफ कर लिए हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो यदि आपको प्रूफ समझ में मालूम नहीं भी आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्रूफ मैंने आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बताया है, पेपर के हिसाब से कोई यूज नहीं है। हमको सिर्फ जो मैंने आपको फार्मूले बताए थे पाँचों आपको नोट कर लेना है, रट लेना है, याद कर लेना है, उसी के बेस पर हर एक क्वेश्चन तो आता है। तो ये थी इस चैप्टर की थ्योरी। इस चैप्टर में जितनी भी थ्योरी थी, जितने भी कंसेप्ट थे, जितना भी बेसिक था, जितने भी फार्मूले थे, सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया है। अब ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है जो यहाँ पर बचा हुआ है थ्योरी के नाम पर। जो फार्मूले मैंने बताया उनको मैंने प्रूव भी कर दिया है स्टेप बाय स्टेप। तो आपको फार्मूलों को भी देख लेना है, फार्मूले को बिल्कुल रट्टा ही मार देना है, ठीक है। इस टॉपिक में जो मैंने आपके सामने चार्ट लिखाया था, जो मैंने 5 फार्मूले लिखाया था, उन्हीं के बेस्ड ही पूरे क्वेश्चंस बनते हैं, उसके बाहर कोई भी फार्मूला नहीं है। तो अब जब हम पार्ट सेकंड करेंगे, ये तो था पार्ट नंबर फर्स्ट हमारा। जब हम पार्ट सेकंड पर मिलेंगे तो वहाँ पर हम करेंगे क्वेश्चंस, स्टार्टिंग से ही हम क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि वहाँ यहाँ पर एक भी थ्योरी नहीं बची हुई है। तो हम पार्ट सेकंड में शुरुआत से सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अब क्वेश्चंस बहुत अच्छे होने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। आसपास में जितने भी आपके फ्रेंड रहते हैं, आपसे व्हाट्सअप में जितने भी जुड़े हुए हैं, व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम, सभी में शेयर कर दीजिएगा, ठीक, ताकि इससे हम मोटिवेट हो, हमको भी सपोर्ट मिले थोड़ा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।